विषय विज्ञान की शिक्षिका आपका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम इस क्लास में विषय विज्ञान फर्स्ट पेपर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है 2ब, उसमें आने वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले से 5वें पार्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास अभी का। सर स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ मैडम, स्क्रीन दिखाई दे रही है। थैंक यू सर। ठीक है, तो बच्चों हम पहले देख लेते हैं कि इस प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 2 में कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2ब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपको वैज्ञानिक कारण पूछा जाता है 4 नंबर का। दूसरे पार्ट में आपको 6 नंबर के प्रश्न हल करने होंगे, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हल करने होंगे। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से 3 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना होगा, हल करना होगा। और वह 5 प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे इसका कुछ यहाँ पे डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको संख्यात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। जो आपका भौतिक विज्ञान का पार्ट है उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न हैं, जैसे पहले पार्ट के अंदर विद्युत में, ऊष्मा में, या फिर प्रकाश का अपवर्तन पार्ट और लेंस चैप्टर, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला के ऊपर प्रश्न बनते हैं। तो 2 नंबर के अंदर आपको एक वो जो संख्यात्मक प्रश्न होता है जिसमें मैथ सॉल्व करना होता है वो आपको पूछा जा सकता है। या तो फिर सेकंड चीज, आपको कोई नियम पूछा जा सकता है और उसका एक उदाहरण लिखने को कहा जा सकता है। किसी टॉपिक पर टिप्पणी लिखने को कहा जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया लिखने को कहा जा सकता है। कोई आपको अभिक्रिया जो है वो कथन में दी जाएगी, फिर आपको उसका समीकरण लिखने के लिए कहा जा सकता है। टेबल कंप्लीट करने को आ सकता है। टेबल जो है उसमें कुछ पार्ट्स दिए रहेंगे और कुछ पार्ट्स जो है वो नहीं दिए रहेंगे, जो आपको लिखने पड़ेंगे। अंतर स्पष्ट करो, एक ये प्रश्न है जो पूछा ही जाएगा आपको। गुणधर्म, लक्षण या त्रुटियां, इस प्रकार का प्रश्न भी 2 मार्क्स के अंदर आपको मिलेगा। या फिर आपको किसी एक प्रक्रिया का जो है वो दिया रहेगा और उसके ऊपर आपको उदाहरण लिखने के लिए आ सकता है। इसी चीज को हम डिटेल में देखेंगे अभी अगले स्लाइड में। जैसे देखिए, नियम तथा परिभाषा में क्या पूछा जा सकता है कि विविध पाठों के महत्वपूर्ण नियम तथा परिभाषा उनके उदाहरण के साथ पूछे जाएंगे। टिप्पणी में आपको किसी एक संकल्पना पे, किसी एक टॉपिक पे टिप्पणी लिखने को कहा जा सकता है, या किसी कोई डायग्राम आपको दिया गया उसके ऊपर टिप्पणी लिखने को कहा जा सकता है। उसके बाद आपको रासायनिक अभिक्रिया, 2 मार्क्स में आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखने के लिए और उसका समीकरण लिखने के लिए दोनों आ सकता है। एक लाइन का आप उसका कथन जो है रासायनिक अभिक्रिया का वो लिखेंगे और फिर उदाहरण में उसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण उदाहरण सहित भी पूछा जा सकता है। प्रवाह तालिका, टेबल्स जो है बहुत सारे वो पूछे जा सकते हैं, जिसमें 3 या 4 कॉलम का टेबल होगा, उसके कुछ पार्ट्स दिए रहेंगे और कुछ आपको कंप्लीट करने रहेंगे। तो उस प्रकार का टेबल भी आपको पूछा जा सकता है। एक पेपर जैसे ये लास्ट ईयर का पेपर मुझे मिला है जिसमें ये पोर्शन प्रश्न क्रमांक 2ब में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पे। जैसा है, परिभाषा लिखो, संगलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखने के लिए पूछा गया है। और दूसरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, संख्यात्मक प्रश्न कि यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा पानी का इतना है तो कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। ये संख्यात्मक प्रश्न है जो आपको फॉर्मूला के ऊपर हल करना पड़ेगा। तीसरा है, आपको रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के द्वारा स्पष्ट करो। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? तो कैल्शियम तथा पानी की परस्पर अभिक्रिया।
अब क्रिया का आपको नाम बता दिया गया है, अब इसको आपको रासायनिक समीकरण के माध्यम से लिखकर दर्शाना है। अंतरिक्ष अभियानों के प्रमुख उद्देश्य, 2 मार्क्स के लिए आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन की कार्बन संरचना तथा संपूर्ण अणु संरचना का सूत्र बनाओ, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चूंकि ये सैंपल प्रश्न पत्र है तो इसमें पूरे सब्जेक्ट के सवाल है, लेकिन जो इस लेक्चर में जिन पाठों पर हम डिस्कस करेंगे वो पहले से 5वें पाठ तक ही है। तो पहले पाठ के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको देख लीजिए। सबसे पहले देखिए एक संख्यात्मक प्रश्न जो बनता है। संख्यात्मक प्रश्न जो है पहले पाठ के अंदर बहुत प्रकार के बनते हैं। एक उदाहरण जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि चंद्रमा के पृष्ठभाग पर किसी पिंड का भार 100 न्यूटन हो तो उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो भार और द्रव्यमान के सूत्र से इस सवाल को आपको हल करना है। जब 2 मार्क्स में सवाल पूछी जाएगी तो उसमें मिनिमम कितना स्टेप आपको लिखना पड़ता है संख्यात्मक प्रश्न में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, सूत्र, जिस सूत्र के आधार पर आपको सवाल हल करनी है। फिर उस सूत्र में सही सही वैल्यू पुटअप करना, सूत्र में सही सही जो संख्यात्मक मान दिए गए हैं उनको पुटअप करना। सूत्र लिखने का हाफ मार्क्स, वैल्यू पुटअप करने का हाफ मार्क्स, उसके बाद उसको सॉल्व करना, उसको हल करना, उसका हाफ मार्क्स, और जब बाद में आंसर जो आता है आंसर प्रॉपर लिखने का हाफ मार्क्स। इस प्रकार से आपके 4 मार्क्स बनते हैं। तो मिनिमम 4 स्टेप जो है आपको वो होना ही चाहिए। उससे कम में अगर आपका सवाल हो रहा है तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, और उससे अगर अधिक स्टेप में आप हल जो है कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, अगर अधिक स्टेप में कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। बाकी लेकिन वो 4 पोर्शन जो है, 4 पार्ट जो है वो आपकी इवेल्युएट किए जाएंगे। पहला क्या कि आपने सूत्र प्रॉपर लिखा, दूसरा सूत्र में जो संख्यात्मक मान है उनको प्रॉपर रखा, तीसरा उसको सॉल्व किया, और चौथा जो लास्ट में है वो आपने उसका आंसर जो है वो प्रॉपर लिखा। इसमें क्या होता है, साइंस में आपको आंसर लिखने के बाद आंसर की इकाई लिखना भी जरूरी होता है। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप जो है इस प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल पूछा गया कि चंद्रमा के पृष्ठभाग पर किसी पिंड का भार इतना है तो द्रव्यमान कितना होगा। इसी प्रकार से इस पाठ के अंदर बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का अनुपात, चंद्रमा और पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का अनुपात, और पृथ्वी से विशेष ऊंचाई पर किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्व त्वरण। इन सारे टॉपिक पे बहुत सारे सवाल इस पाठ के अंदर बनते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपको संख्यात्मक प्रश्न, और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 3 नंबर में अगर संख्यात्मक प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो उसमें ऑब्वियसली स्टेप्स जो है आपके बड़े हो जाएंगे, स्टेप्स बढ़ जाएंगे, मतलब सवाल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। दूसरा प्रश्न है इस प्रकार से, आपको अंतर पूछा जा सकता है पहले पार्ट के अंदर, भार और द्रव्यमान में अंतर, गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्व जनित त्वरण में अंतर। गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब कैपिटल जी जो लिखते हैं हम, और गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी, इन दोनों में अंतर। तो अगर 2 नंबर के अंदर अंतर पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना होता है, 2 नंबर के अंदर अगर अंतर पूछा जा रहा है तो दोनों टॉपिक के कम से कम 2 पॉइंट लिखने होते हैं। कम से कम 2 पॉइंट तो लिखने ही होते हैं। अगर आप उससे ज्यादा भी एक आध पॉइंट लिख रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 तो लिखने हैं दोनों टॉपिक के अंदर। अगर आप 2 पॉइंट से कम लिख रहे हो तो आपको पूरे मार्क्स उसमें नहीं मिलते हैं। और जैसे इस पाठ के अंदर टिप्पणी या परिभाषा में पूछा जा सकता है, भार की आप परिभाषा लिखिए, भार की यूनिट जो होती है एसआई यूनिट वो बताइए, या सीजीएस यूनिट भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको 2 मार्क्स के लिए सिर्फ यूनिट पूछा जा सकता है। भार की एसआई यूनिट अंतरराष्ट्रीय यूनिट जो होती है एमकेएस सिस्टम में, और दूसरी सीजीएस यूनिट जो होती है, वो दोनों यूनिट लिखने के लिए आपको आ सकता है। परिभाषा ना लिखते हुए आपको सिर्फ दोनों इसमें सिस्टम में यूनिट लिखनी है, एमकेएस सिस्टम जिसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं, और सीजीएस सिस्टम।
तो आपको उसमें सिर्फ यूनिट लिखना है, तो उसके भी आपको 2 मार्क्स बनते हैं। इसी प्रकार द्रव्यमान का भी आपको यूनिट पूछा जा सकता है और परिभाषा भी पूछी जा सकती है। और उसके अलावा परिभाषा में आपको नियम में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। पहले पार्ट के अंदर इन सारी चीजों के अलावा और भी बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपको केपलर का कोई एक नियम पूछा जा सकता है 2 नंबर के अंदर, विशेष करके थर्ड वाला केपलर का तीसरा नियम जो ग्रह के आवर्तकाल और औसत दूरी का नियम है, वो आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर। उसके स्टेटमेंट के साथ आपको उसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है मुक्ति वेग, पलायन वेग, मुक्त पतन, इन सारे टॉपिक पे जो है आपको इस पार्ट के अंदर टिप्पणी पूछी जा सकती है 2 मार्क्स की। या फिर जो है गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है पृथ्वी के विभिन्न भागों में। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के मध्य भाग में। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पहले पार्ट के अंदर पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरे पार्ट की, तत्वों का वर्गीकरण। यह चैप्टर जो है 2 मार्क्स के प्रश्नों के लिए इसमें बहुत कुछ है, बहुत प्रकार के प्रश्न आपको इस पार्ट के अंदर से, तत्वों का वर्गीकरण पार्ट के अंदर से पूछे जा सकते हैं। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्लाइड में ऊपर का पोर्शन कट गया है। पहला जो है समूह और आवर्त में अंतर लिखिए। जो आवर्त सारणी में आपके कॉलम होते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज कॉलम, तो उनमें अंतर होता है, उनमें क्या अंतर होता है वह लिखने के लिए आपको अंतर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है समूह और आवर्त में। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर से नीचे जो कॉलम होता है वो समूह कहलाता है और बाएं से दाहिने जो क्षैतिज लाइन होती है वो आवर्त कहलाता है। तो आवर्त और समूह में क्या अंतर होता है ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद है एस खंड और पी खंड तत्व के बारे में पूछा जा सकता है। एस खंड पी खंड तत्व जो है, इसका क्या मतलब है कि वह तत्व जिसमें बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जो है एस ब्लॉक में होता है उसको एस खंड तत्व कहते हैं, और वह तत्व जिसमें बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जो है पी ब्लॉक में होता है उसको पी खंड तत्व कहते हैं। तो एस खंड में पहले और दूसरे समूह के तत्व आते हैं, पी खंड में 13 से 18 इस समूह तक के तत्व आते हैं। एस खंड में मेनली धातुएं होती हैं, पी खंड में अधातुएं होती हैं। इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हो। अगला है, जैसे आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। उदाहरण के साथ आप न्यूलैंड के अष्टक नियम का कथन लिखोगे, उसके बाद इसका एक उदाहरण लिखोगे। अभी के आपके पोर्शन में सिर्फ एक ही उदाहरण है, पहले 3-3 उदाहरण होते थे लेकिन बाकी के उदाहरण आपको कट किए गए हैं इस बार। तो आपको एक उदाहरण और नियम जो है अष्टक नियम का कथन लिखना है 2 मार्क्स के लिए। इसी तरीके से डोबेराइनर का त्रिक नियम, इसके भी आपको कथन लिख के, डोबेराइनर का नियम जो है उसका कथन लिख के उसका एक उदाहरण जो है, जैसे यहाँ पे लिथियम सोडियम और पोटेशियम का उदाहरण दिया गया है, वो लिख सकते हैं। टिप्पणी में देखिए पूछा जा सकता है कि मेंडलीव तथा आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के स्थान पर विशेष टिप्पणी लिखिए। समस्थानिक क्या होते हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी पूछी जा सकती है। समस्थानिक जिसका मतलब जैसे कि आप जानते हैं वह तत्व जिनका परमाणु भार तो अलग होता है लेकिन परमाणु क्रमांक सेम होता है,
बेसिकली ये सेम तत्व होते हैं। क्या होता है कि उनका जो न्यूट्रॉन होता है उनके नाभिक के अंदर, वो न्यूट्रॉन की संख्या जो है परिवर्तित हो जाती है, 1 बढ़ जाती है या 2 बढ़ जाती है। इस प्रकार से एक ही तत्व के समस्थानिक बन जाते हैं। जैसे कार्बन के समस्थानिक C12 और C14, कार्बन डेटिंग में आपने पढ़ा है। किसी पुरानी वस्तु के आयु निर्धारण के लिए C14 का इस्तेमाल किया जाता है। C14 जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। तो ये क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन का होता है C16 और C18, जहाँ पे जो है C18 होता है, सॉरी O16 और O18, जहाँ पे O18 होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है 16 से 18 हो जाता है। फिर जब पानी के अंदर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन होता है तो हम उसको बाहरी जल कहते हैं या D2H2 कहते हैं। सामान्य पानी को हम क्या कहते हैं? H2O। और जो रेडियो एक्टिव जल होता है उसको H2D कहा जाता है, क्योंकि वो हैवी वाटर हो जाता है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन हो जाता है, जिसका परमाणु भार जो है ज्यादा होता है 2। तो समस्थानिकों की स्थिति जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कैसे है और आधुनिक आवर्त सारणी में कैसी है? तो समस्थानिकों की स्थिति मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है, मेंडलीव को इस विषय पे बहुत ज्यादा क्लियरेंस नहीं था कि समस्थानिकों को कैसे किस स्थान पर उनको एक ही ब्लॉक में रखना है या अलग अलग ब्लॉक में रखना है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया है, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक सेम होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो चूंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक ही होता है, इसलिए उनको एक ही ब्लॉक के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार की टिप्पणी आपको पूछी जा सकती है समस्थानिक के ऊपर। दोष या कमियां पूछा जा सकता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो न्यूलैंड ने तब तक ज्ञात जो है, न्यूलैंड ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया था तब तक बहुत ही कम तत्वों की जानकारी थी, सिर्फ 56 तत्वों का तब तक खोज हुई थी। तो न्यूलैंड उन 56 तत्वों को ही जो है उनके कथन के हिसाब से, उनके नियम के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थित नहीं कर सके थे। तो वो सभी लिमिटेशंस है न्यूलैंड के अष्टक नियम की, जैसे यहाँ पे आपको 2 पॉइंट में दिया गया है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो 2 मार्क्स के लिए। तीसरे पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा पार्ट जो कि आपका रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, जैसे 3 प्रकार हैं: संयोग अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं के उदाहरण और परिभाषा के अलावा आपको अंतर भी पूछा जा सकता है। संयोग अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर पूछा जा सकता है। ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो आप इसमें 2 पॉइंट लिख के अगर ऑक्सीकरण अपचयन का एक एक उदाहरण भी लिख देते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आपका अपघटन अभिक्रिया जो है 2 प्रकार की होती है, विद्युत अपघटन और जलीय अपघटन। तो उसमें भी अंतर पूछा जा सकता है। जैसे ये आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो दोनों प्रश्न है 12, 13 लिखा है, दोनों एक करके आपको पूछे जाएंगे। संयोग अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करिए। तो संयोग अभिक्रिया की परिभाषा 1 लाइन का स्टेटमेंट कथन लिखेंगे आप, और एक उसका उदाहरण जो है आप कथन में भी लिख सकते हैं, जैसा ऊपर लिखा गया है मैग्नीशियम धातु के फीते को जलाने पर, या फिर आप समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे भी आप लिखेंगे आपको 1 मार्क्स उसका मिलेगा। समीकरण में लिखना आसान होता है और ज्यादा सही होता है। मतलब आप अगर समीकरण आपको याद है तो आप समीकरण लिखिए, उस पे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
उसी प्रकार से है जैसे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण की परिभाषा, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उसका एक उदाहरण इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। और इस पाठ के अंदर रैंसिडिटी, बदबू जो टॉपिक है उसके ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है। और रासायनिक समीकरण जो है वो उसके अंदर जो, जैसे आप जानते हो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये चीज आपके पोर्शन में अभी नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो पार्ट्स होते हैं, अभिकारक, उसके बाद उत्पाद। अभिकारक क्या होता है इसके ऊपर भी टिप्पणी लिखने को आ सकती है। उत्पाद क्या होता है इसके ऊपर भी टिप्पणी लिखने को आ सकती है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के का जो प्रश्न है ये ज्यादा मार्क्स के लिए बनता है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन आपको कोई एक अभिक्रिया जो है कथन में दे करके उसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। जैसे ये इस उदाहरण में ही आप देखिए कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में दानेदार जस्ता डाला जाता है तो कॉपर आयनों का स्थान जिंक के परमाणु से निर्मित हुए Zn2+ आयन ले लेते हैं। ये आपको ऐसा कथन दिया रहेगा और नीचे जो समीकरण लिखा गया है ऐसा समीकरण आपको लिखने के लिए आ सकता है। आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया का कथन जो है वो दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा और समीकरण लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस पार्ट के अंदर ऊष्माशोषी, ऊष्माउन्मोची ये टॉपिक भी पहले पूछा जाता था, या तो टिप्पणी में या फिर अंतर में। चूंकि आपको ये पोर्शन इस बार कट है तो शायद ये ना पूछा जाए। अगला पाठ हम देखते हैं विद्युत धारा का परिणाम। विद्युत धारा के परिणाम में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टिप्पणी में या परिभाषा में पूछा जा सकता है। विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, ओम का नियम, ये सारी चीजें जो है आपको पूछी जा सकती हैं टिप्पणी के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम 2 मार्क्स के लिखने के लिए आप देखिए जो आप स्टेटमेंट इस नियम का दिया गया है नीचे की लाइन में देखिए। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो मध्यमा विद्युत धारा और अंगूठा जो है विद्युत चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है, बल की दिशा को दर्शाता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट है 1 मार्क्स के लिए ये, और 1 मार्क्स के लिए आपको इसकी जो रेखाकृति है नीचे वाली, जरूरी नहीं कि आप हाथ बनाए प्रॉपर, आपको हाथ बनाने नहीं आता, आप इस प्रकार से रेखाकृति भी बना रहे हो तो भी आपको उस पर भी 1 मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स स्टेटमेंट का और 1 मार्क्स रेखाकृति का। इसी प्रकार से सिर्फ दाहिने हाथ का जो नियम है, सॉरी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत बल की दिशा वाला जो आपका नियम है वो भी पूछा जा सकता है। तो 1 मार्क्स में आप उसका कथन लिखोगे और 1 मार्क्स में उसका जो आकृति है, रेखाकृति, वो आप बनाओगे। तो इस प्रकार से आप अच्छे नंबर इस पार्ट के अंदर ले सकते हो। इसमें टिप्पणियां पूछी जाएंगी इस पार्ट के अंदर। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के नियम या विद्युत आवेश पर, विद्युत शक्ति पर टिप्पणी जो है आपको पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में। और जो है संख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि विद्युत परिपथ के किसी विद्युत प्रतिरोध में ऊष्मीय ऊर्जा 100 वाट की दर से निर्मित हो रही है और विद्युत धारा 3 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत प्रतिरोध कितने ओम होगा। इस प्रकार के प्रश्न के लिए जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे पहले आपको उसका सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के आधे नंबर, सूत्र में मान जो है दिए गए जो मान है संख्यात्मक मान विभिन्न भौतिक राशियों के, उसको बराबर रखने का आधे नंबर, फिर उसको सॉल्व करना है। फिर लास्ट में आंसर और इकाई सहित जो प्रतिरोध, जैसे यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध पूछा गया है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम।
यहाँ पे ओम का चिन्ह जो है बनाया गया है। तो इकाई सहित आंसर उसका जो है आधा मार्क्स आपको मिलेगा। जो भी संख्यात्मक प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे उसमें मिनिमम 4 स्टेप आपको लिखना कंपल्सरी है। एक सूत्र लिखना, सूत्र में संख्यात्मक मान रखना, उसके बाद उसको हल करना, हल करने के बाद उसका आंसर लिखना। ये 4 स्टेप कम से कम होने चाहिए आपको, तभी 2 मार्क्स मिलेंगे। और आंसर के साथ उसकी इकाई भी लिखना। और इस पाठ के अंदर अंतर अगर आपको पूछा जा सकता है तो विद्युत धारा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, इसमें अंतर पूछा जा सकता है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर पूछा जा सकता है। संख्यात्मक प्रश्न जो है विद्युत पाठ के अंदर बहुत सारे हैं। आप सभी संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही उदाहरण समझाया है। संख्यात्मक प्रश्न इस पाठ के अंदर ऊष्मा के ऊपर आधारित बहुत सारे हैं। विद्युत आवेश, विद्युत धारा और समय पे, विद्युत शक्ति पे आधारित प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अच्छे से। आपको 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप संख्यात्मक प्रश्नों का पहले पाठ के अंदर भी और इस पाठ के अंदर भी बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए, ताकि आपको इस पाठ के अंदर पूछे जाने वाले संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। 5th चैप्टर जो है ऊष्मा, इस पाठ के अंदर आपको जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, संख्यात्मक प्रश्न जो है इस चैप्टर के जितने भी भौतिक विज्ञान के पाठ हैं आपकी पुस्तक में, संख्यात्मक प्रश्न जो है उन्हीं में से पूछे जाएंगे। जैसे पहला पाठ है आपका विद्युत है, ऊष्मा है, प्रकाश है, लेंस है। तो संख्यात्मक प्रश्न जो है आपको इसी पाठ के अंदर से पूछे जाएंगे। यहाँ पे जैसे एक प्रश्न पूछा गया है आपको ऊष्मा पर कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऊष्मा का सूत्र लिखना है। ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा धारिता गुणे तापमान में परिवर्तन। तो पहले इस प्रकार से आप सूत्र लिखेंगे, फिर सूत्र के अंदर जो आपको मान दिए गए हैं, जैसे द्रव्यमान का मान दिया गया है, तापमान में अंतर का मान दिया गया है, विशिष्ट ऊष्मा जो है वो दी गई है, तो वो सभी मान पुटअप करके फिर आप ऊष्मा का मान लिखेंगे और उसका आंसर जो है, आप देखिए इकाई यहाँ पे KCAL मतलब किलो कैलोरी जो है ये लिखा गया है। आपको आंसर लिखते समय इकाई का विशेष ध्यान देना है, इकाई लिखनी है। इस पाठ के अंदर विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा धारिता, इसके ऊपर भी संख्यात्मक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो आप उन सभी टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िए। ये सभी टॉपिक जो है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और ऊष्मा धारिता आपको टिप्पणी में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से उसका अभ्यास कीजिए। और 2 मार्क्स के अंदर आपको ये देखिए एक आकृति बनाने के लिए भी आ सकता है। आपको होप के उपकरण का उपकरण की आकृति बनानी है 1 मार्क्स के लिए और उसका नाम लिखना है 1 मार्क्स के लिए। तो आकृति के बनाने के 1 मार्क्स और उसका नामकरण करने का 1 मार्क्स, आपको ऐसे 2 मार्क्स के लिए यह आकृति पूछी जा सकती है। इसके अलावा इस पाठ के अंदर आलेख भी है, तो आपको आलेख भी जो है वो भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है आलेख बनाकर दे दिया जाता है और उसके अलग अलग अक्षों पर कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, जैसे समय है, तापमान है, वो आपको दर्शाने के लिए दिया जा सकता है। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है प्रश्न, तीसरे प्रश्न के अंदर, या फिर 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको आकृति भी इस प्रकार से पूछी जा सकती है। आपको आकृति बनाना पड़ेगा और उसका नामकरण करना पड़ेगा विभिन्न आकृतियों का। या फिर आपको होप के उपकरण का जो कार्यकरण है, जो क्रिया
कार्यप्रणाली है वो भी लिखने के लिए आ सकता है 2 मार्क्स के अंदर। ज्यादातर ये पूरा ही प्रश्न पूछा जा सकता है आकृति के साथ उसका कार्यप्रणाली, तो वो ज्यादा मतलब 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लेकिन ऐसे भी 2 मार्क्स के लिए भी आपको अलग अलग पूछा जा सकता है, आकृति पूछी जा सकती है अलग से या उसकी कार्यप्रणाली पूछी जा सकती है अलग से। इस पाठ के अंदर अगर अंतर पूछा गया आपको तो निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, इसमें अंतर पूछा जा सकता है। संख्यात्मक प्रश्न पे बात कर लेते हैं। इस पाठ के अंदर जैसे बहुत से संख्यात्मक प्रश्न और भी हैं जो आपको विशिष्ट ऊष्माधारिता के ऊपर पूछे गए हैं या फिर गुप्त ऊष्मा के ऊपर पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों के लिए भी आपको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। संख्यात्मक प्रश्न जो है आपको साइंस पार्ट 1 के अंदर, जैसे मैंने बताया, पहले पार्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं, विद्युत पाठ के अंदर पूछे जा सकते हैं, ऊष्मा पाठ के अंदर पूछे जा सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, इस चैप्टर के अंदर जो है आपको संख्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न जो है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, प्रवाह तालिका, जो आपको मैंने पेपर पैटर्न बताते समय बताया था, प्रवाह तालिका जो है ज्यादातर आपको छठा चैप्टर जो आपका प्रकाश का परावर्तन है और 7वां चैप्टर लेंस, उसके अंदर से पूछा जा सकता है। आपको जो टेबल बुक में दी गई है, लेंस की स्थिति और उससे संबंधित प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, सॉरी, तो प्रवाह तालिका जो है उस पार्ट से पूछी जाती है या फिर लास्ट चैप्टर से पूछी जाती है। मुझे पहले से लेकर 5वें चैप्टर तक प्रवाह तालिका कोई मिली नहीं, इसलिए मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर प्रवाह तालिका जो है वो ऐड नहीं करी है। लेकिन आप जो है अभ्यास करते समय आपको बताया जाएगा, जब भी नेक्स्ट जो पोर्शन है छठे से 10th पार्ट का पोर्शन आपको बताया जाएगा, तो उसके अंदर से अंदर जाएगी कैसे उसको हल करना है प्रवाह तालिका से संबंधित। जिसमें आपको बता रही थी कि संख्यात्मक प्रश्न जो हैं वो पहले चैप्टर और विद्युत पाठ और ऊष्मा, इस अलग अलग प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न बनते हैं जो आपको जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न, यदि एक ग्रह पर कोई वस्तु 8 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड का समय लेता है, तो उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उस फॉर्मूला के आधार पर आपको उस सवाल को हल करना है। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में सिर्फ 1 या 2 संख्या जो है बताए हैं। एक सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक ही संख्यात्मक प्रश्न का उदाहरण दिया है। आपको जो है इस पाठ के अंदर संख्यात्मक प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि किसी पिंड का जो भार है पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो चंद्रमा और पृथ्वी पर जो भार का रेशियो होता है 1:6 होता है। अगर किसी पिंड का जो है भार पृथ्वी पर दिया है तो चंद्रमा पर उसका भार ज्ञात करने के लिए आप उसको 6 से डिवाइड कर लोगे, और यदि किसी पिंड का भार जो है चंद्रमा पर दिया है और पृथ्वी पर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये जो है रेशियो लिखने के लिए और रेशियो में मान रख करके आपको उसका आंसर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि किसी पिंड का जो है पृथ्वी पर भार इतना है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, या
पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पहले पाठ के अंदर पूछा जा सकता है। या फिर किसी पिंड का आपको द्रव्यमान दिया रहेगा, उस पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल की आपको गणना करने के लिए पूछा जा सकता है। गुरुत्वीय बल जिसका आपने फॉर्मूला पाठ के अंदर पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड पर गुरुत्वीय बल की गणना करने के लिए भी पूछा जा सकता है आपको प्रश्न। उसके अलावा अभिकेंद्री त्वरण जो है, अभिकेंद्री बल, जैसे आपने आपको टिप्पणी के अंदर पहले पाठ में अभिकेंद्री बल भी पूछा जा सकता है। जब कोई पिंड जो है किसी सर्कुलर वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की तरफ उसको पिंड को आकर्षित करके एक बल रखता है जिसको हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। वह बल जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाले पिंड को वृत्त के केंद्र की तरफ खींच कर रखता है उसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो अभिकेंद्री बल पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आपको बल के ऊपर कि पृथ्वी सूर्य के परितः परिभ्रमण की कक्षा वृत्ताकार मानकर केंद्रीय त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको त्वरण के फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए, जिससे आप जो है पृथ्वी का त्वरण ज्ञात करते हो। जो है इस पाठ के अंदर बहुत है, आप अभ्यास करिए। 2 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे आपको और 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। भार और द्रव्यमान पर आधारित प्रश्न, जैसे मैंने आपको एक बताया कि भार दिया है और द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान में संबंध भी पूछा जा सकता है और उसके आधार पर एक प्रश्न, जैसे मैंने आपको पिछला प्रश्न बताया, किसी पिंड का भार दिया गया है, उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, या द्रव्यमान दिया गया है और उसका भार ज्ञात करना है, तो W = mg। इस फॉर्मूले से आप इस प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। इस पाठ के अंदर एक और टॉपिक जो है पलायन वेग या मुक्ति वेग, उसके ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है कि किसी पिंड को पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे बाहर भेजने के लिए किसी पिंड को जो वेग दिया जाता है उसको हम मुक्ति वेग या पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग के ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए पहले पाठ के अंदर पूछा जा सकता है। और पृथ्वी और चंद्रमा पर पलायन वेग का जो रेशियो होता है वो भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी पर पलायन वेग जो है मुक्ति वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पलायन वेग कम हो। दूसरे पाठ के अंदर आवर्त सारणी के अंदर भी, जैसे मैंने बताया, जो चीजें, उसके अलावा समूह और आवर्त में जो विभिन्न गुणधर्म होते हैं तत्वों के, धात्विक गुणधर्म, अधात्विक गुणधर्म, ज्यादातर ये प्रश्न जो है 3 नंबर के लिए ही पूछे जाते हैं। समूह और आवर्त में धात्विक गुणधर्म किस प्रकार से परिवर्तित होता है, अधात्विक गुणधर्म किस प्रकार से परिवर्तित होता है। लेकिन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपको कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणधर्म में क्या परिवर्तन होता है, अधात्विक गुणधर्म में क्या परिवर्तन होता है, या हेलोजन जो तत्व होते हैं उनका गुणधर्म समूह में किस प्रकार परिवर्तित होता है। ऊपर से नीचे जो 17वें समूह के तत्व होते हैं जिनको हम हेलोजन कहते हैं, उनके गुणधर्म में समूह में क्या परिवर्तन होता है। या आपको टिप्पणी के अंदर पूछा जा सकता है धातु सदृश जो तत्व होते हैं, वो धातु सदृश तत्व ये
एक जिनका गुणधर्म जो है धातुओं के जैसा होता है और ये होते अधातु हैं। ये कथन लिख के आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा। हेलो, हाँ मैडम। हेलो, हेलो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हेलो। क्या? हाँ सर। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हो गया लेक्चर? लेक्चर हो गया आपका? ऑलमोस्ट हो गया। हाँ, क्योंकि समय भी हाँ हो रहा है सर। ना। ठीक है, कीजिए हाँ हो गया कंटिन्यू। सर। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे थे कि समूह और आवर्त में तत्वों के गुणधर्म किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। इसके ऊपर भी टिप्पणी लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या धातु सदृश तत्व, इस विषय पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है दूसरे चैप्टर के अंदर। मेंडलीव के आवर्त सारणी के जैसे समस्थानिक टिप्पणी मैंने बताया, मेंडलीव के आवर्त सारणी के विशेषताएं या उसकी त्रुटियां जो हैं ये आपको टिप्पणी में पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है तो आप पढ़ के रखिए, आपको हेल्प होगी। रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर में मेन टॉपिक जो है, आपको समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण लिखना है, लिखने अच्छे समीकरण, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो 3 प्रकार हैं, संयोग क्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और एक युग्म विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद विशेष टॉपिक है इसके अंदर, जैसे एक टॉपिक है डेंसिटी या बदबू जिसको कहते हैं। ये सभी टिप्पणी के अंदर पूछे जा सकते हैं, आप जो है पढ़ के रखिए। रासायनिक अभिक्रिया ये जो है बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो इसमें ऐसी चीजें हैं कि जो आप एक बार पढ़ने के बाद भी नहीं भूलोगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो कि पहचानना इतना आसान है कि जहाँ पे 2 तत्व आपके मिलते हैं वो संयोग अभिक्रिया होती है, जहाँ पे एक यौगिक जो है टूट करके 2 अलग अलग यौगिक बनाता है, 2 अलग अलग पदार्थ बनाता है, वो विघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। विस्थापन, जहाँ पे किसी एक यौगिक में एक तत्व जो है दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसका स्थान जो है, पहले तत्व का स्थान कोई दूसरा तत्व ले लेता है, विस्थापन क्रिया। तो ये जो है बहुत ही आसान है, और लिखने के लिए भी आप अपने वाक्य में भी स्टेटमेंट बहुत आसानी से लिख सकते हो, बहुत टेक्निकल कोई भाषा नहीं लिखनी है इस के अंदर। और उदाहरण भी आप अगर 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएंगे और आप अच्छे से लिख सकते हो। विद्युत धारा का परिणाम, इस पाठ के अंदर आपको नियम ही बहुत है लिखने के लिए, टिप्पणी में पूछे जाने के लिए। तो आप इस पाठ को विशेष करके 2 मार्क्स के प्रश्न के लिए अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस पाठ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती हैं। 2 मार्क्स के प्रश्न जो है इस पाठ के अंदर से बहुत सारे बनते हैं, जैसे जूल का नियम भी है इस पाठ के अंदर। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, यह टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। और जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव जो होते हैं, वो आपके दैनिक जीवन में जो उपकरण होते हैं वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर किस प्रकार से कार्य करते हैं, कोई एक उदाहरण आपको पूछा जा सकता है। जैसे आपका विद्युत फ्यूज जो होता है, संगलक, इलेक्ट्रिक के जो भी सामान होते हैं, जैसे आयरन वगैरह हुआ, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर किस तरह से कार्य करते हैं, ये आपको 2 मार्क्स की टिप्पणी में पूछा जा सकता है। और नियम जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये सभी नियम जो है वो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे।
दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जो है, इसमें अंतर भी आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और विद्युत शक्ति के ऊपर जो संख्यात्मक प्रश्न जो मैंने आपको इसमें ऊष्मा के ऊपर लिया है, विद्युत शक्ति के ऊपर भी आपको संख्यात्मक प्रश्न इस पार्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। विद्युत शक्ति आपको टिप्पणी में भी पूछी जा सकती है और विद्युत शक्ति के जो है आपको संख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जब आपको विद्युत शक्ति सूत्र I/W/T इनका लिखना है, उसके आपको उसका सूत्र लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है आपको विद्युत शक्ति के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। जूल के नियम का कथन भी आपको पूछा जा सकता है। जूल का नियम जो कि विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव को की व्याख्या करता है। और ऊष्मा चैप्टर के अंदर पानी के असंगत व्यवहार, इस पर आपको टिप्पणी 2 मार्क्स में लिखने के लिए आएगी। पानी के असंगत व्यवहार पर ज्यादातर आपको वैज्ञानिक कारण पूछा जाता है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में नल जो है वो जमी हुई बर्फ के कारण बहुत सारे नल जो है फट जाते हैं या टूट जाते हैं, धातु और प्लास्टिक के। तो ऐसा क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक कारण लिखने के लिए ही इस चैप्टर के अंदर से 2 मार्क्स के प्रश्न ज्यादा बनते हैं। उसके अलावा टिप्पणी में, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, होप का उपकरण का आकृति और उसका नामकरण, या विशिष्ट ऊष्माधारिता, गुप्त ऊष्मा, इसकी परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है। अभी किसी को कोई प्रश्न पूछिए। बच्चों किसी को कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकता है। पूजा चौरसिया माइक ऑन कीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए पूजा। टीचर, साइंस 1 का टीचर हर चैप्टर का वेटेज बताइए ना, कितने मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में? हर एक चैप्टर का वेटेज तो मैं अभी आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं आपको बता दूंगी बाद में, या फिर आप जब भी पोर्शन आपका पूरा ये हो जाएगा, जब आपको एक साथ पूरा पेपर एक्सप्लेन किया जाएगा, तब आपको वेटेज उसका बताया जाएगा कि चैप्टर का वेटेज कितना है। अभी मेरे ध्यान में नहीं है, सॉरी, मैं बता दूंगी आपको। और फिर कोई प्रश्न पूछना? और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो अगर किसी बच्चों को कोई सवाल नहीं पूछना है तो ये मैडम सेशन यहाँ पे लीव करेंगे। और जो बच्चों ने बोले थे यूट्यूब चैनल कौन सा है सर, कौन से यूट्यूब चैनल पे हमें सब मिलेगा, तो मैंने चैट बॉक्स में लिंक दिया है यूट्यूब का। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं डेली, वो आपको वहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप चैट ओपन करोगे तो वहाँ पे मैंने लिंक भेजा हुआ है, आप वो लिंक पे क्लिक करके चैनल को जब ओपन होगा तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपना बीएमसी है जो हिंदी जो कक्षा 10वीं का चैनल है, आप उस पे सब्सक्राइब हो जाओगे। ठीक है मैडम, सेशन लीव कीजिए आप। ठीक है, थैंक यू सर।